नमस्ते दोस्तों, मैं पार्ट 77 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और हाँ यार, पार्ट को देखने से पहले प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और एक कमेंट भी छोड़कर जाना। इससे मुझे सच में अच्छा लगता है और ये एहसास होता है कि मैं यहाँ जो मेहनत कर रहा हूँ उसे कोई ना कोई देख रहा है, मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए चलिए वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं और सीधे चलते हैं पार्ट की शुरुआत की तरफ। हानले की आंखों में अचानक ठंडी चमक आ गई। उसने झटके से दोनों हाथ हिलाए और गोल्डन नेट की तरफ एक जोरदार लाइटनिंग फेंक दी। जैसे ही लाइटनिंग उस जाल से टकराई, पूरे गोल्डन नेट से अनगिनत बिजली की धाराएं निकलने लगी और जाल तुरंत सिकुड़ गया। उसी पल ची की बनी सारी ब्लैक थ्रेड्स गोल्डन लाइटनिंग से टकरा गईं। एक जबरदस्त फ्लैश के साथ गोल्डन लाइटनिंग ने उन सारी ब्लैक ची थ्रेड्स को जलाकर राख बना दिया। हर एक जलती हुई थ्रेड के साथ एक दर्दनाक और भयानक चीख गूंज उठी। कुछ ही देर में बची हुई ब्लैक थ्रेड्स गोल्डन नेट के बीच में वापस खिंच गईं और मिलकर एक चमकदार ब्लैक डीमन नेसेंट में बदल गईं। उसका चेहरा डर से पूरी तरह भरा हुआ था। उसने मुंह खोलकर लगातार घना पिच ब्लैक यिंची उगलना शुरू कर दिया। वो यिंची परतों में लिपटकर उसके चारों तरफ ढाल बनाने लगी ताकि डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग उसके शरीर के और करीब ना आ सके। हानली का चेहरा पूरी तरह भावहीन था। बस एक पल के लिए उसके होठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कान आई। उसी वक्त उसके हाथ से एक और लाइटनिंग निकली, इतनी तेज और चमकदार कि आंखों से देख पाना मुश्किल था, और उसने सीधे डीमन नेसेंट को घेर लिया। तुरंत ही एक और दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी और गरजते हुई थंडर की आवाज़ें धीरे धीरे शांत हो गईं। थोड़ी देर के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ये देखकर हानली ने मन ही मन राहत की सांस ली। उसने बची हुई लाइटनिंग वापस खींच ली और अपने हाथ में एक पिच ब्लैक स्टोरेज पाउच ले लिया। फिर उसने सिर उठाया और ऊपर मौजूद स्पेल वॉरियर्स की तरफ बिना किसी भाव के नज़र घुमाई। उसके शरीर से अज़्योर लाइट चमकी और वो उड़ते हुए वापस हेवनली साउथ कल्टिवेटर्स की तरफ लौट गया। कुछ ही संक्षिप्त बातों के बाद हानली ने डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग से अपने दुश्मन को हैरान कर देने वाली तेजी से खत्म कर दिया। सिर्फ हेवनली साउथ कल्टिवेटर्स ही नहीं, बल्कि मोलान स्पेल वॉरियर्स भी पूरी तरह सन्न रह गए। किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। हेवनली साउथ कल्टिवेटर्स को ब्लैक रोब फिगर की पूरी जानकारी तो नहीं थी, लेकिन उन्हें मोटा मोटा अंदाजा जरूर था। ये रहस्यमय कल्टिवेटर्स किसी बहुत बड़े कॉन्टिनेंट से मोलान प्लेन्स आए थे। उन्हें ये नहीं पता था कि ये लोग अचानक यहाँ क्यों आए, लेकिन इतना साफ था कि इनका 3 मोलान डिवाइन सेजेस से किसी तरह का समझौता हो चुका था, और ये भी साफ था कि इनकी ताकत सेम ग्रेड के कल्टिवेटर्स से कहीं ज़्यादा थी। असली जंग शुरू होने से पहले ही हेवनली साउथ के 2 नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स एक एक करके मारे जा चुके थे। इसी वजह से मोलान के दोनों सेजेस को इन पर पूरा भरोसा था। जहां तक ब्लैक रोब्ड फिगर के दूसरी लड़ाई में उतरने की बात थी, तो वजह यह थी कि ग्रैंड फॉर्मेशन की रखवाली करने वाले नेसेंट सोल स्टेज कल्टिवेटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी। वो सोच रहा था कि मौका मिलते ही किसी एक को पहले ही खत्म कर दिया जाए, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि देखने में बिल्कुल साधारण सा ये युवा इतनी आसानी से उसे मार देगा। यहाँ तक कि उसका नेसेंट सोल भी भाग नहीं पाया। ये देखकर दोनों स्पेल वॉरियर्स के होश उड़ गए। जब श्रिविल्ड स्पेल वॉरियर और कुयाओ होश में आए तो उन्होंने डर से भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। वे कुछ पल तक हिचकिचाते रहे, समझ नहीं पा रहे थे कि लड़ाई जारी रखें या पीछे खड़े स्पेल वॉरियर्स की अफरा तफरी को संभालें। तभी अचानक उनके कानों में एक बहुत ही धीमी, लगभग न सुनाई देने वाली आवाज़ गूंजी। अभी पीछे हट जाओ, हमारी मोमेंटम टूट चुकी है, कल दोबारा योजना पर सोचेंगे। तब तक शायद वो फॉर्मेशन हेवन वीप की मौत परेशानी ज़रूर है, लेकिन डिवाइन सेजेस को मैं खुद समझा दूंगा। आवाज़ शांत थी, लेकिन उसके शब्दों में साफ साफ आदेश झलक रहा था। ये सुनकर श्रिविल्ड मैन और कुयाओ कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन फिर उन्होंने बिना सवाल किए आदेश मान लिया और अपने अपने स्पेल वॉरियर्स को पीछे हटने का इशारा देने लगे। थोड़ी सी हलचल के बाद पूरी आर्मी ने मुंह मोड़ा और धीरे धीरे पीछे हटने लगी। दोनों सेजेस आखिर में पीछे रह गए। वे ग्लूमीली पीछे हटते स्पेल वॉरियर्स को देखते रहे। उन्होंने खास तौर पर हानली की तरफ घूर कर देखा, फिर उड़ते हुए चले गए। गूसवांगपू ने रिट्रीट करती स्पेल वॉरियर आर्मी को देखते हुए संदेह से पूछा, क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए? छोड़ दो, बाल आदमी ने कहा। भले ही वो पीछे हट रहे हैं, लेकिन पूरी तरह हारे नहीं हैं। अगर हमने पीछा किया तो हम खुद घिर सकते हैं। ऊपर से हमें ग्रैंड फॉर्मेशन की रखवाली भी करनी है। अभी ताकत बचाकर रखना ही बेहतर है। हमारी येलो माउंटेन्स की 1000 साउंड फॉर्म फॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। अगर मोलान इसे लेना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम दुगनी ताकत लगानी पड़ेगी। ये कहते हुए बाल आदमी की नज़र अपने आप हानली की तरफ चली गई। हानली के ब्लैक रोब्ड कल्टिवेटर को मार देने की वजह से सब कल्टिवेटर्स अजीब सी खामोशी में डूब गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए। इस वक्त हानली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और वो अपने हाथ में मौजूद ब्लैक स्टोरेज पाउच से खेल रहा था।
पहले हान ली की ये हल्की मुस्कान किसी पर खास असर नहीं डालती थी, लेकिन अब जब वो एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर को मार चुका था, उसकी यही मुस्कान बाकी लोगों को अजीब और गहरी सी महसूस हो रही थी। उनके मन में उसके लिए जो पहले हल्की सी नजरअंदाजी थी, वो पूरी तरह गायब हो चुकी थी। बॉल्ड मैन मुस्कुराया और बोला, फ्री कल्टीवेटर हान, एक हाई ग्रेड स्पेल वॉरियर को मारने पर बधाई। मैं जरूर 9 नेशंस अलायंस को आपकी इस उपलब्धि के बारे में बताऊंगा। वे आपको बड़ा इनाम देंगे। ओल्ड मैन मा और गुशवांग पू ने भी मुस्कुराकर उसे बधाई दी, लेकिन हान ली का भाव पहले की तरह ही शांत और सीमित रहा, भले ही उनकी आवाज में अब इज्जत और तारीफ साफ झलक रही थी। हान ली ने जैसे इन सब को नजरअंदाज करते हुए बस औपचारिक तौर पर कुछ शब्द कहे। उसकी नजर अनजाने में खास तौर पर उनमें से एक पर टिक गई। जब किसी ने ये नहीं देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान आ गई। जब स्पेल वॉरियर आर्मी पूरी तरह आंखों से ओझल हो गई तो बॉल्ड मैन ने नीचे की धुंध में एक पैसेजवे खोला। पूरी टीम जल्दी जल्दी उसमें दाखिल हो गई और पैसेजवे तुरंत बंद हो गया। येलो ड्रैगन माउंटेन्स के आसपास फिर से शांति छा गई। जब हान ली और बाकी लोग हॉल में लौटे तो उन्होंने आज की लड़ाइयों पर थोड़ी देर चर्चा की। उसके बाद सब अपने अपने रेजिडेंस में आराम करने चले गए। खास तौर पर ओल्ड मैन माँ की हालत बहुत खराब थी। उसका ट्रेजर नष्ट हो चुका था और उसकी वाइटैलिटी भी काफ़ी कम हो गई थी। उसे तुरंत आराम और रिकवरी की ज़रूरत थी। कुछ ही पलों में हॉल में सिर्फ बॉल्ड मैन ही रह गया। वो मेन बिल्डिंग में बैठा सिर झुकाए गहरी सोच में डूबा हुआ था। थोड़ी देर बाद उसकी भौएं अचानक तन गई और उसके चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, कौन है वहां, बाहर आओ। तुरंत ही लाइट की एक फ्लैश हुई और हॉल में एक और आदमी दिखाई दिया। ब्रदर लू, आपकी काबिलियत वाकई गहरी है। मैं अभी अभी अंदर आया और आपने मुझे महसूस कर लिया। कोई हैरानी नहीं कि 9 नेशंस अलायंस ने आपको अकेले फॉर्मेशन की रखवाली सौंपी है। बॉल्ड मैन ने भौएं से कोड़ी और कहा, तुम आराम क्यों नहीं कर रहे? चोरी छुपे यहाँ क्यों आए हो? कुछ खास नहीं, उस आदमी ने कहा। मुझे एक सीक्रेट पता चला है, लगा कि इस पर आपसे बात करनी चाहिए। बॉल्ड मैन ने उसे गौर से देखा और हैरानी से पूछा, सीक्रेट? कैसा सीक्रेट? ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का फ्री कल्टीवेटर हान शायद मौलान का स्पाई है। उसने बिना झिझक ये बात कह दी और धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ा। बॉल्ड मैन हंस पड़ा। उसके चेहरे पर डिसबिलीफ साफ झलक रहा था। स्पाई? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? फ्री कल्टीवेटर हान ने आज ही एक नेसेंट सोल स्पेल वॉरियर को मारा है। ये बात बिल्कुल बेतुकी है। मुझे पता है ब्रदर लू को यकीन नहीं होगा, वो बोला, लेकिन मेरे पास सबूत है। आप खुद देख लेंगे कि मैं सच कह रहा हूं। वो आह भरते हुए कड़वी मुस्कान के साथ हाथ उठाता है। लाइट की एक फ्लैश के साथ उसके हाथ में एक येट स्लिप दिखाई देती है। वो आगे बढ़कर बॉल्ड मैन के करीब पहुंच जाता है। बॉल्ड मैन चौंक गया और खड़ा हो गया। उसने शांत रहते हुए येट स्लिप अपने हाथ में ले ली। जैसे ही येट स्लिप उसके हाथ में आई, बॉल्ड मैन का चेहरा बुरी तरह बदल गया। उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई। अचानक ग्रीन लाइट चमकी और येट स्लिप एक छोटी एमरल्ड ग्रीन स्नेक में बदल गई। वो बिजली की रफ्तार से बॉल्ड मैन की कलाई पर काट लेती है। शौक में डूबा बॉल्ड मैन चीख तक नहीं निकाल पाया और सीधे जमीन पर गिर गया। उसका रंग काला बैंगनी हो गया। उस आदमी के चेहरे पर खुशी चमक उठी। वो बुदबुदाया, ट्विन टेल्ड येट सर्पेंट सच में बदनामी के मुताबिक ही जहरीला है। ये 10 सुप्रीम्स पॉइजन से जरा भी कम नहीं है। एक बार काट ले तो नेसेंट सोल भी भाग नहीं सकता। अगर ये स्नेक उड़ सकती तो ये कल्टीवेटर्स को मारने का बेहद खतरनाक तरीका बन जाता। वो आगे बढ़कर धीरे धीरे पिघलती हुई लाश को देखने लगा। छोटी डार्क ग्रीन स्नेक ने लाश से अपने दांत निकाले और फिसलती हुई बाहर आ गई। उसकी पीठ पर मौजूद 2 पतली पूंछें साफ दिख रही थीं। उसने अपनी पूंछ से जमीन पर उछाल मारा और सीधे अपने मालिक की हथेली में आ गिरी। वो वहां कुंडली मारकर बैठ गई, अपनी पर्पल ब्लैक जीभ निकालकर फुफकारने लगी और उसकी आंखों में डरावनी डार्क ग्रीन चमक थी। उसी पल उस आदमी ने हल्के से हाथ हिलाया और लाश का स्टोरेज पाउच उठा लिया। फिर वो उत्साह में उसे स्पिरिचुअल सेंस से खंगालने लगा, जैसे वो किसी खास चीज को ढूंढ रहा हो। थोड़ी ही देर बाद उस शख्स ने बहुत धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? कमांड मेडालियन कहाँ गया? मैंने तो अपनी आंखों से उसे स्टोरेज कोच में रखते देखा था। ये कहते ही उसने गुस्से और झुंझलाहट में थैले को उल्टा कर दिया और अंदर की सारी चीज़ें ज़मीन पर फेंक दी। ज़मीन पर घटिया किस्म के कई मैजिक टूल्स और कुछ लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का ढेर लग गया। जैसे ही उस आदमी ने ज़मीन पर पड़ी चीज़ों को साफ साफ देखा, उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसी पल उसका शरीर हरी रोशनी से चमक उठा। बिना एक शब्द बोले वो रोशनी की लकीर बनकर हॉल के बाहर की तरफ भागा। अचानक हॉल के अंदर एक लंबी सांस की आवाज़ गूंज उठी। उसी समय चारों दीवारों से चांदी जैसी रोशनी चमकने लगी। लहरों की तरह फैलती हुई ये सिल्वर लाइट चारों तरफ मिलकर एक बहुत बड़ा लाइट बैरियर बना गई, जिसने उसे पूरी तरह घेर लिया।
उस आदमी ने ठंडी सी हंसी के साथ सूंघा और रुकने का जरा भी इरादा नहीं दिखाया। उसने अपनी कमर पर हाथ मारा और एक जेट ब्लैक पैंगोलिन स्पिरिट बीस्ट को बुला लिया, जिसने सीधे उस लाइट बैरियर पर हमला कर दिया। धड़ाम! एक भारी आवाज हुई, लेकिन स्पिरिट बीस्ट उछलकर पीछे जा गिरा और बैरियर को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा। घबराहट में उस आदमी ने दांत भींचे और अपने मुंह से एक नीला ट्राइडेंट थूककर बाहर निकाला। पलक झपकते ही वो मैजिक ट्रेजर 2 हिस्सों में बंट गया और फिर आपस में मिलकर एक बड़ी नीली रोशनी की धार बन गया, जो जोर से लाइट बैरियर से टकराई। एक भारी धमाके के साथ वो नीली रोशनी लगभग 10 मीटर पीछे उछल गई और घूमती हुई जमीन पर गिर पड़ी। तभी हॉल में गंजे आदमी की आवाज गूंजी, ब्रदर गू, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये जगह येलो ड्रैगन माउंटेन्स की ग्रैंड फॉर्मेशन का कोर है और यहाँ सबसे ताकतवर रिस्ट्रिक्शंस का होना बिल्कुल स्वाभाविक है। ये मत सोचो कि तुम यहाँ से निकल पाओगे। नीली रोशनी धीरे धीरे खत्म हुई और उसके अंदर से कंट्रोलिंग स्पिरिट सेक्ट का गू श्वांगपू दिखाई दिया। उसका चेहरा बुरी तरह सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखों में अंधेरा सा भाव था, जैसे वो बड़ी मुश्किल से खुद को काबू में रखे हुए हो। तो तुम मरे नहीं थे, तुमने फ्लैश पपेट का इस्तेमाल किया था। मैंने सुना था कि 9 नेशंस यूनियन में एक रहस्यमयी कल्टीवेटर है जो बिल्कुल अपने जैसे फ्लैश पपेट्स बनाता है, जिनमें असली और नकली में फर्क करना नामुमकिन होता है। मुझे सच में यकीन नहीं था कि ये बात सच होगी। सफ़ेद रोशनी चमकी और गंजा आदमी हॉल के भीतर प्रकट हुआ। उसने बैरियर के बाहर से गू श्वांगपू को देखा, फिर जमीन पर पड़े टूटे हुए शव की तरफ नजर डाली। ब्रदर गू, तुम्हें सच में 9 नेशंस यूनियन के मामलों की अच्छी जानकारी है, यहाँ तक कि डॉपलगैंगर पपेट्स के बारे में भी। हाँ, तुमने जो मारा था वो वही कॉप्स पपेट था जिसे मैं कंट्रोल कर रहा था। यहाँ तक कि तुम जैसे नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स भी बाहर से उसमें कोई फर्क नहीं पहचान पाए। गू श्वांगपू ने ठंडी आवाज में कहा, बकवास। अगर मुझे पकड़े जाने का डर न होता और मैंने अपने स्पिरिट सेंस से तुम्हारे डॉपलगैंगर को ध्यान से जांच न की होती तो मैं कभी धोखा नहीं खाता। और वैसे भी मैंने ट्विन टेल्ड येट सर्पेंट को सैकड़ों साल तक पाला था, लेकिन उसका जहरीला पॉइजन इतना ताकतवर नहीं होना चाहिए था कि अकेले किसी नेसेंट सोल कल्टीवेटर को मार दे। मेरा इरादा सिर्फ तुम्हें बुरी तरह जख्मी करने का था, लेकिन तुम्हें एक ही वार में मरते देखकर मैंने उसकी जहर की ताकत को ज्यादा ही समझ लिया। लगता है मैं घमंडी हो गया था। गंजा आदमी बिना किसी भावना के बोला, हे, मैंने तो बस शौक में एक पपेट बनवाया था। मुझे खुद यकीन नहीं था कि मरे हुए शरीर से बिल्कुल मेरे जैसा पपेट बन जाएगा। लेकिन इस कॉप्स पपेट को खर्च करके ये जानना कि ब्रदर गू गद्दार है, स्पिरिट स्टोन्स की कीमत के हिसाब से पूरी तरह वाजिब था। गू श्वांगपू का गाल फड़का और वो कुछ देर चुप रहा, फिर ठंडी आवाज में बोला, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हें पहले से पता था कि मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ, इसलिए तुमने पहले ही एक सब्स्टिट्यूट तैयार कर लिया था। क्या ये हो सकता है कि मेरे येलो ड्रैगन माउंटेन्स पहुंचने के बाद तुम्हें कुछ शक हुआ हो? गंजे आदमी ने सिर हिलाया, ऐसा बिल्कुल नहीं। बिना किसी वजह से मैं कंट्रोलिंग स्पिरिट सेक्ट के एक एल्डर पर कैसे शक कर सकता था? मुझे बस किसी और से एक चेतावनी मिली थी। पहले मुझे खुद भी यकीन नहीं था, लेकिन अब सब साफ हो गया है। ये कहकर उसने हॉल के दोनों ओर देखा और ऊंची आवाज में बोला, फ्री कल्टीवेटर हान, ब्रदर मा, अब तुम बाहर आ सकते हो। गू श्वांगपू ने यह सुना तो वो अपनी ठंडी शक्ल बनाए नहीं रख पाया। उसके चेहरे पर साफ घबराहट दिखने लगी। हॉल के दोनों ओर से पीली रोशनी चमकी और एकदम शांत हान और गंभीर ओल्ड मैन माँ बाहर आ गए। ओल्ड मैन माँ ने दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि फ्री कल्टीवेटर गू ऐसा करेंगे। मोलान ने आखिर तुम्हें ऐसे पागलपन भरे काम के बदले क्या फायदा दिया? गू श्वांगपू ने उसकी तरफ देखा और ठंडी हंसी हंसी, पागलपन? मैं खुद मोलान ट्राइब से हूँ, मेरा फैसला पागलपन कैसे हो सकता है? तुम मोलान के हो? बाकी कल्टीवेटर्स ये सुनकर हैरान रह गए। बिल्कुल। गू श्वांगपू के चेहरे पर उन्माद आ गया। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ फायदों के लालच में कोई नेसेंट सोल कल्टीवेटर बिक जाएगा? तुम हेवनली साउथ के कल्टीवेटर्स को यह समझना चाहिए कि मौलान प्लेन्स में कल्टीवेशन रिसोर्सेज कितने कम हैं। वहां अनगिनत हुनरमंद लो ग्रेड स्पेल वॉरियर्स हैं जो स्पिरिट स्टोन्स और मेडिसिन पिल्स की कमी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। सही हालात न मिलने की वजह से वे 100 साल में ही हड्डियों का ढेर बन जाते हैं। आखिर क्यों हेवनली साउथ के पास इतनी बेहतरीन जमीन है और हमें चंद स्पिरिट स्टोन्स पर गुजारा करना पड़ता है? अगर मौलान को हेवनली साउथ के कल्टीवेशन रिसोर्सेज मिल जाएं तो 100 साल से भी कम समय में स्पेल वॉरियर्स की संख्या दोगुनी हो जाएगी। इतनी ताकत के साथ हम सोरिंग ट्राइब के मॉर्टल्स को हरा सकते हैं और पूरी मौलान प्लेन्स पर राज कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर सब एक दूसरे को परेशान नजरों से देखने लगे। हान ली ने शांति से पूछा, सोरिंग ट्राइब के मॉर्टल्स को हराना? लगता है मौलान को इन इमॉर्टल्स से करारी हार मिली थी और अब मौलान प्लेन्स का ज्यादातर हिस्सा इन्हीं इमॉर्टल मास्टर्स के कब्जे में है। क्या इसी वजह से तुमने सब कुछ दांव पर लगाकर हेवनली साउथ पर हमला करने का फैसला किया? तुम्हें ये कैसे पता?
गू श्वांगपू पहले चौंका, फिर अचानक कुछ समझ में आया और उसने गुस्से से हान ली को घूरा। तुमने सेज ले के साथ मेरी साउंड ट्रांसमिशन सुन ली थी? हान ली ने बिना भाव बदले कहा। लगता है गू ब्रदर को ये बात जल्दी समझ में आ गई, लेकिन इसमें मुझे दोष मत दो। किसने कहा था कि तुम मेरे सामने इतनी बेधड़क साउंड ट्रांसमिशंस करो? मेरा स्पिरिचुअल सेंस थोड़ा बेहतर है, बस उसी वजह से मैं तुम्हारी वॉइस ट्रांसमिशन सुन पाया और ये बात फ्री कल्टीवेटर लू को बता दी। गू श्वांगपू का चेहरा पीला पड़ गया। वो हान ली को घूरते हुए बोला, अच्छा, बहुत अच्छा, मेरे सारे राज खुल गए। इतने साल हेवनली साउथ में छिपे रहने के बाद भी इतनी छोटी गलती की वजह से गिरना कितना नाइंसाफी है। और तुम कहते हो कि तुम्हारा स्पिरिचुअल सेंस बस थोड़ा सा बेहतर है। तुम ज़रूरत से ज़्यादा विनम्र बन रहे हो। हमारी सीक्रेट वॉइस ट्रांसमिशन टेक्निक आम साउंड ट्रांसमिशन जैसी नहीं होती। अगर तुम्हारा स्पिरिचुअल सेंस लेट नेसेंट सोल कल्टीवेटर जितना मजबूत ना होता तो तुम मेरी बात सुन ही नहीं सकते थे। ओल्ड मैन माँ चौंक कर बोला, लेट नेसेंट स्टेज? गंजा आदमी भी हैरान हो गया और उसने आश्चर्य से हान ली की तरफ देखा। हान ली ने भौवें सिकोड़ी। उसे नहीं लगा था कि ये बात उसके स्पिरिचुअल सेंस की ताकत उजागर कर देगी, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका चेहरा शांत हो गया और उसने आरामदेह भाव अपना लिया। इससे गंजे आदमी और ओल्ड मैन माँ को गू श्वांगपू की बातों पर शक होने लगा। आखिर एक अर्ली नेसेंट सोल कल्टीवेटर का स्पिरिचुअल सेंस लेट नेसेंट सोल स्तर का होना कुछ ज्यादा ही अतिशयोक्ति लग रहा था। गंजे आदमी ने अनिच्छा से हान ली से नजर हटाई और बैरियर के अंदर खड़े गू श्वांगपू को ठंडी नजर से देखा। अब जब हमें पता चल गया है कि तुम जासूस हो तो हमें निर्दयी होने का दोष मत देना। मैं चाहता था कि तुम्हें जिंदा पकड़कर यूनियन के एनफोर्सर्स को सौंप दूं, लेकिन आगे एक बड़ी लड़ाई है, हमें तुम्हें जिंदा रखने का विकल्प नहीं है। ये कहते ही उसने हाथ पलटा और एक सिल्वर लाइट से चमकता कमांड मेडालियन निकाल लिया। उसने उसे ऊपर उठाकर बैरियर की तरफ रोशनी की किरण छोड़ी। बैरियर ने उस रोशनी को पूरी तरह सोख लिया और चमकने लगा। अचानक उसमें से अनगिनत सिल्वर फ्लावर्स खिल उठे, बेहद खूबसूरत लेकिन डरावने। गू श्वांगपू ने उन सिल्वर फ्लावर्स को ऐसे देखा जैसे वे जहरीले कीड़े हों। उसका चेहरा और बिगड़ गया। बिना सोचे उसने अपने शरीर के कई हिस्सों पर थप्पड़ मारे और अपने चारों ओर अलग अलग रंगों की रोशनी की कई परतें बना ली। उसी समय उसने सामने तैर रहे नीले ट्राइडेंट की तरफ इशारा किया। वो उसके सिर के ऊपर घूमने लगा और उसके चारों ओर नीली रोशनी का एक बैरियर बन गया। जैसे ही सिल्वर फ्लावर्स फटने लगे और पूरे लाइट बैरियर में भर गए, गंजा आदमी बेरुखी से पलट गया और हान ली और ओल्ड मैन माँ से गंभीर आवाज में बोला, चलो, यहाँ देखने लायक कुछ नहीं है। भले ही उसकी कल्टीवेशन ऊंची हो, वो इन रेस्ट्रिक्शंस को ज़्यादा देर सहन नहीं कर पाएगा। जल्द ही उसकी आत्मा नष्ट हो जाएगी। हमें अभी बाद की सारी व्यवस्था भी संभालनी है। भले ही वो मौलान का जासूस था, लेकिन फिर भी वो कंट्रोलिंग सेक्ट का एल्डर था। यूनियन को हमें बहुत कुछ समझाना पड़ेगा। जब बड़े आदमी ने हॉल की रिस्ट्रिक्शंस को लेकर इतना कॉन्फिडेंस दिखाया तो हान ली ने बस पलक झपकाई, लेकिन कुछ बोला नहीं। ओल्ड मैन माँ को भी गंजे आदमी की बातों पर थोड़ा शक हुआ और वो भौएं सिकोड़कर सोच में पड़ गया। हान ली हल्का सा मुस्कुराया और अचानक बोला, सच बताऊं तो ये मामला थोड़ा ट्रबलसम जरूर है, लेकिन इतना भी डरने की जरूरत नहीं है। हान ली के पहले के कारनामों को देखकर गंजा आदमी उसे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, ब्रदर हान का मतलब क्या है? ओल्ड मैन माँ भी हैरानी से हान ली को देखने लगा। हान ली ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा, हमारी अलायंसेस के लीडर्स को मौलान स्पाइस के हेवनली साउथ में घुसपैठ करने के बारे में जरूर पता होगा। पहले भी उन्होंने कुछ स्पाइस पकड़े होंगे, तो अगर ये हाई ग्रेड कल्टीवेटर सच में एक स्पाई निकला तो कंट्रोलिंग स्पिरिट सेक्ट ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि हम सब अलग अलग अलायंसेस से हैं, ज्यादातर कल्टीवेटर्स ये नहीं सोचेंगे कि हमने जानबूझकर कंट्रोलिंग स्पिरिट सेक्ट के एल्डर को फंसाया है। हमें बस अपनी सफाई देनी होगी और मौलान से मिली जानकारी सौंपनी होगी। जब वो लोग इस जानकारी को वेरीफाई कर लेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। मुझे यकीन है कि कंट्रोलिंग स्पिरिट सेक्ट को खुद भी एल्डर गू पर कुछ न कुछ शक रहा होगा। इतने सालों में फ्री कल्टीवेटर गू हर चीज परफेक्टली छुपा नहीं सकता, और अगर ऐसा नहीं भी है तो उसके पास्ट मूवमेंट्स में से भी कुछ सस्पिशियस जरूर निकल आएगा। गंजे आदमी का चेहरा साफ हो गया। उसने अचानक अपने हाथ में एक वाइट जेट स्लिप निकाली और अजीब सा एक्सप्रेशन बनाते हुए बोला, ब्रदर हान की बात सही है। मैंने भी एक सीक्रेट टेक्निक से उसकी पहले की बातें इस जेट स्लिप में रिकॉर्ड कर ली थी। सही वक्त आने पर हम इसे एविडेंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हान ली की बात और गंजे आदमी की जेट स्लिप देखकर ओल्ड मैन माँ ने राहत की सांस ली। तो फिर ठीक है, बस अफसोस ये है कि फ्री कल्टीवेटर बू अपनी इंजरीज की वजह से सामने आकर गवाही नहीं दे पाया। उसे खुद को छुपाना पड़ा, लेकिन इससे कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। इतना कहने के बाद तीनों इस मामले पर और डिटेल में बात करने लगे। तभी अचानक सिल्वर लाइट बैरियर के अंदर से अजीब सी फुफकारने जैसी आवाजें आने लगी। तीनों चौंक गए और हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। जैसे ही गंजा आदमी एक्शन लेने ही वाला था, बैरियर के अंदर से आग का जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ।
एक ग्रीन क्लॉ बिजली की तरह बाहर निकला और लाइट बैरियर पर जोर से टकराया, जिससे बैरियर बुरी तरह कांप उठा। ये क्या, इसमें अभी भी रिस्ट्रिक्शन को हिला देने की ताकत बची है? गंजा आदमी डर और हैरानी से चिल्ला उठा। उसने तुरंत इनकैंटेशन जेस्चर बनाया और व्हाइट स्पेल सील बैरियर पर मारा। रोशनी के फूल थम गए और अंदर का नजारा साफ दिखने लगा। गंजे आदमी और ओल्ड मैन माँ की सांसें ठंडी पड़ गईं। हानली का चेहरा भी गंभीर हो गया। गू स्वांगपू गायब था। उसकी जगह एक आधा इंसान आधा दैत्य जैसा सरपेंट मॉन्स्टर खड़ा था। उसने गू स्वांगपू के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसका चेहरा और हाथ पैर पूरी तरह ग्रीन स्केल से ढके हुए थे। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी और डरावनी थीं और उसकी 10 उंगलियां रेजर शार्प थीं। उसकी 2 टेल्स थीं, करीब 2 मीटर लंबी, जो धीरे धीरे जमीन पर थपथपा रही थीं। उसका स्केल्ड चेहरा साफ तौर पर गू स्वांगपू का ही था। जब उसने मुंह खोला तो उसकी सरपेंट टंग बाहर आई और वो फुफकारने लगा, जिससे वहां मौजूद लोग घिन और डर से सिहर उठे। ओल्ड मैन माँ ने जैसे ही उस मॉन्स्टर को साफ देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। घबराकर वो चिल्लाया, ये स्पिरिट फ्यूज टेक्निक है। इसने खुद को ट्विन टेल्ड यजू सरपेंट के साथ फ्यूज कर लिया है। ओल्ड मैन माँ की बात सुनते ही गंजा आदमी भी गुस्से और डर से भर गया। स्पिरिट फ्यूज टेक्निक? ये तो एक लॉस्ट सीक्रेट टेक्निक है। क्या इसे रीइंकार्नेशन साइकिल से बाहर हो जाने का डर नहीं है? इसके बाद वो सरपेंट मॉन्स्टर को ऐसे घूरने लगा जैसे कोई भयानक दुश्मन हो। उसने तुरंत अपना स्टोरेज पाउच थपथपाया और सिल्वर लाइट की चमक के साथ रिस्ट्रिक्शन कमांड टैलिस्मैन उसके हाथ में आ गया। उसने मेडालियन पर स्पिरिट ची फूंकी और उसे हवा में उछाल दिया। जैसे ही वो इनकैंटेशन बोलने ही वाला था, बैरियर के अंदर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। उसने बाहर खड़े तीनों पर ठंडी नजर डाली, जीभ हिलाई, फिर अपने गाल को चीरकर पर्पल ब्लैक लिक्विड थूका। ये देखते ही गंजे आदमी ने इनकैंटेशन रोक दी और कमांड मेडालियन की तरफ इशारा किया। मेडालियन से सिल्वर लाइट निकली और बैरियर पर 10 से ज्यादा सिल्वर स्पेल सील्स जा टकराए। हर सील के साथ ड्रैगन जैसी आवाज गूंजने लगी। बैरियर और मोटी हो गई और उसके अंदर की सिल्वर एनर्जी ऊपर की तरफ जमा होने लगी। पर्पल ब्लैक लिक्विड जैसे ही बैरियर से टकराया, बैरियर का एक हिस्सा तुरंत काला पड़ गया और धीरे धीरे 3 मीटर तक फैल गया। सर्पेंट मॉन्स्टर के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। उसी पल उसकी दोनों टेल्स जमीन पर पड़ी और वो ग्रीन लाइट की तरह आगे बढ़ा। उसने अपने क्लॉस से बैरियर पर जोरदार वार किया। धड़ाम! मजबूत बैरियर ऐसे फट गई जैसे कागज हो। मॉन्स्टर खुशी से भर गया और भागने की कोशिश करने लगा। ये देखकर गंजे आदमी का चेहरा डर से भर गया। उसने मुंह से एक व्हाइट रॉड निकाली और अपने चारों तरफ लाइट कर्टन बना ली। ओल्ड मैन माँ ने भी ऐसा ही किया। उसने रूलर मैजिक ट्रेजर निकालकर खुद को लाइट से ढक लिया। दोनों अच्छे से जानते थे कि स्पिरिट फ्यूज टेक्निक इस्तेमाल करने वाला अर्ली नेसेंट सोल कल्टीवेटर कितना खतरनाक होता है। उसकी कल्टीवेशन मिड नेसेंट सोल कल्टीवेटर के बराबर मानी जाती है। जब दोनों ने देखा कि मॉन्स्टर भागने वाला है, तो उन्होंने तय किया कि पहले हमला नहीं करेंगे और अट्रिशन बैटल लड़ेंगे। उसी पल हान ली ने हल्की सी बेबसी भरी सांस ली और एक्शन लेने का फैसला किया। एक हल्की सी ब्लर हुई और वो सीधा बैरियर के फटे हिस्से के सामने आ गया। सर्पेंट मॉन्स्टर जैसे ही बाहर निकलने ही वाला था और उसने हान ली को रास्ता रोकते देखा, उसकी आंखों में क्रूर जगह आ गई। बिना किसी वार्निंग के उसने फिर से पर्पल ब्लैक वेनम उगल दिया। सावधान, फ्री कल्टीवेटर हान, जल्दी हटो! गंजा आदमी और ओल्ड मैन माँ दोनों चिल्लाए, लेकिन हान ली ने उनकी आवाज़ों को जैसे सुना ही नहीं। वो वेनम को देखते हुए अजीब सी नज़र से मुस्कुराया। उसने हाथ उठाया, उंगलियां मोड़ी और उसकी उंगलियों पर ब्लू फ्लेम्स लिपट गईं। उसने सीधा हाथ बढ़ाकर जहर को पकड़ लिया। ये देखकर दोनों नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स का दिल बैठ गया। मॉन्स्टर ने बिना रुके एक और वेनम थूक दिया। हान ली के चेहरे पर हल्की सी ठंडी मुस्कान आई। उसकी आंखों से ब्लू लाइट चमकी। अचानक तेज रोशनी फूटी। रोशनी कई बार चमकी और फिर धीमी पड़ गई। गंजे आदमी और ओल्ड मैन माँ ने घबरा कर देखा। सर्पेंट मॉन्स्टर का चेहरा खुशी से भरा हुआ था, लेकिन उसका पूरा शरीर चमकदार क्रिस्टल में बदल चुका था। वो पूरी तरह ब्लू आई स्कल्पचर बन चुका था। उसके मुंह से निकला वेनम भी 1 मीटर लंबी बर्फ की पतली धार बन चुका था। कब हुआ किसी को पता नहीं चला, लेकिन हान ली मॉन्स्टर के पीछे खड़ा था। उसका ब्लू फ्लेम्स वाला हाथ मॉन्स्टर की गर्दन पर रखा हुआ था। हान ली ने हाथ हटाया और आई स्कल्पचर को देखते हुए बोला, जैसा सोचा था, स्पिरिट फ्यूज मॉन्स्टर पहली बार बना था। दिमाग तो था, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत कम था। डरने लायक कुछ नहीं था। उसने दूसरा हाथ उठाया, उसकी हथेली से गोल्डन लाइटनिंग निकली और आई स्कल्पचर पर गिरी। उसे गोल्डन नेट में बांध लिया। ब्लू लाइट और गोल्डन लाइट आपस में मिली और जोरदार धमाके के साथ फट गई। आई स्कल्पचर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई। ब्लू चमक के बीच एक फिस्ट साइज्ड ब्लैक पर्पल चीज बाहर निकली, लेकिन गोल्डन नेट ने उसे पकड़ लिया। उसके अंदर से डरावनी इंसान से अलग चीखें निकलने लगीं। हान ली का चेहरा सख्त हो गया। उसने लाइटनिंग वाला हाथ बंद किया, गोल्डन नेट सिकुड़ी, तेज चमक हुई और सब कुछ वहीं खत्म हो गया। एक तीखी चीख जैसी आवाज के साथ सुनहरी रोशनी ने डीमन नेसेंट को धुएं के बादल में बदल दिया और वो धुआं कुछ ही पलों में चारों तरफ फैलकर गायब हो गया।
कहा जाता था कि स्पिरिट फ्यूज टेक्निक एक बेहद क्रूर और प्राचीन डेविल डाओ टेक्निक है, और उसी तरह इससे बना डीमन नेसेंट भी डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग के सामने बेहद कमजोर साबित हुआ। वो इतनी जल्दी नष्ट हो गया कि उसे इंस्टेंट मूवमेंट इस्तेमाल करके भागने तक का मौका नहीं मिला। दूर खड़ा गंजा आदमी मुंह खोले का खोले रह गया। उसके जबड़े जैसे जाम हो गए थे और वो मुंह तक नहीं खोल पा रहा था। वहीं ओल्ड मैन माँ का चेहरा ऊपर से तो शांत दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह फैली हुई थीं और वो भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। हानली को पहले से ही अंदाजा था कि ये दोनों इतना ज्यादा चौंक जाएंगे, इसलिए उसने अपना शांत रूप बनाए रखा। उसने जमीन पर पड़ा स्टोरेज पाउच और नीला ट्राइडेंट अपने हाथ में लिया, उन्हें स्पिरिचुअल सेंस से अच्छे से चेक किया और फिर गंजे आदमी की तरफ उछाल दिया। हानली ने उन दोनों को देखा और धीरे धीरे बोला, हालांकि हमने उसे मार दिया है, लेकिन उसका मैजिक ट्रेजर और स्टोरेज पाउच हमें कंट्रोलिंग स्पिरिट सेक्ट को पूरी हालत में वापस कर देना चाहिए। इस तरह कंट्रोलिंग स्पिरिट सेक्ट को कुछ भी कहने का मौका नहीं मिलेगा। हानली की आवाज सुनते ही गंजा आदमी झटके से होश में आया और तुरंत बोला, ब्रदर हान की बात बिल्कुल सही है, हम वैसा ही करेंगे जैसा आपने कहा। ओल्ड मैन माँ के होंठ कई बार हिले, लेकिन मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। अंत में उसने शर्मिंदा सा भाव बनाते हुए अपना रूलर मैजिक ट्रेजर समेट लिया। पहले काले कपड़ों वाले आदमी को मारना लापरवाही और किस्मत का नतीजा माना जा सकता था, लेकिन इस बार हानली ने बिना किसी मदद के उस स्पिरिट फ्यूज्ड मॉन्स्टर को मार दिया जिसकी कल्टीवेशन मिड नेसेंट सोल कल्टीवेटर के बराबर थी। ऐसा दुश्मन जिससे निपटना इन दोनों की क्षमता से बाहर था। बिना कोई बात किए ही दोनों के मन में एक ही ख्याल आया। ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के एल्डर हान शायद लेट नेसेंट सोल स्टेज से नीचे के किसी भी दुश्मन से निपटने की ताकत रखते हैं। ये सोच आते ही दोनों अपना शांत चेहरा बनाए नहीं रख पाए। हानली ने लापरवाही से कहा, अब मामला सुलझ चुका है तो मैं जाकर थोड़ा आराम करूंगा, अगर स्पेल वॉरियर्स वापस आए तो मुझे बुला लेना। गंजे आदमी की आवाज में अनजाने में ही सम्मान घुल गया। ब्रदर हान, आप निश्चिंत होकर जाइए, यहाँ की देखरेख हम खुद कर लेंगे। हानली हल्का सा मुस्कुराया, हाथ हिलाया और हॉल से बाहर चला गया। सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स और डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग का इस्तेमाल करना उसके लिए मजबूरी थी। अगर वो खुद आगे बढ़कर हमला नहीं करता तो वो सांप जैसा मॉन्स्टर भाग निकलता और भविष्य में बड़ी मुसीबत बन जाता। गंजा आदमी और ओल्ड मैन माँ उसे रोक ही नहीं पाते। इसके अलावा नेसेंट सोल कंडेंस करने के बाद उसे अपनी असली ताकत छुपाने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। उसकी हालत अब स्कैटर्ड स्टार सीज के समय जैसी नहीं थी। तब उसकी कल्टीवेशन कम थी और जगह भी अनजान थी, इसलिए अगर गलत लोग उस पर ध्यान देते तो उसे मार दिया जाता। लेकिन अब नेसेंट सोल बनने के बाद वो कल्टीवेशन वर्ल्ड के ऊपरी स्तर में आ चुका था। ऐसे बहुत से कम लोग थे जो उसके लिए सच में खतरा बन सकते थे। ऊपर से मोलान इन्वेजन के चलते अब अपनी ताकत छुपाना नामुमकिन था। कम से कम घोस्ट स्पिरिट सेक्ट और मार्किस नानलॉन्ग का ग्रुप तो मोलान प्लेन्स में हुए ट्रेजर हंट के दौरान उसकी असली ताकत देख ही चुका था। इसलिए उसने तय कर लिया कि अपनी असली स्ट्रेंथ दिखाकर छोटे मोटे दुश्मनों को डराना ही बेहतर है, ताकि कोई उसे कमजोर समझकर बेवजह की परेशानी न खड़ी करे। हाँ, वो अपनी सारी किलिंग मूव्स कभी भी पूरी तरह उजागर नहीं करेगा। इन्हीं बातों के बारे में सोचते हुए हानली को पर्पल एपेक्स फ्लेम्स का वो अजीब एहसास याद आया जब उसने डीमन नेसेंट को उसमें घेरा था। उसने सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स के साथ मिलाकर पर्पल एपेक्स फ्लेम्स का इस्तेमाल किया था ताकि मॉन्स्टर को पल भर में जमा दिया जाए। लेकिन बाद में जब उसने पर्पल एपेक्स फ्लेम्स को याद किया तो उसे महसूस हुआ कि वे कुछ अस्थिर सी लग रही थीं। साफ था कि इन फ्लेम्स की पूरी ताकत इस्तेमाल करने के लिए उससे ज्यादा ऊंची कल्टीवेशन चाहिए थी। खुद पर हल्की सी हंसी उड़ाते हुए हानली धीरे धीरे अपने रहने की जगह की ओर बढ़ गया। जब ओल्ड मैन माँ ने हानली को जाते देखा तो उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ब्रदर लू, लगता है हमने गलत अंदाजा लगाया है। फ्री कल्टीवेटर हान की ताकत हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी और रहस्यमयी है। गंजे आदमी के चेहरे पर प्रशंसा साफ छलक रही थी। बिल्कुल सही, भले ही वो अर्ली नेसेंट सोल स्टेज में है, लेकिन वो सुनहरी लाइटनिंग और नीली फ्लेम्स के साथ मिड नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स को भी पीछे हटा सकता है। ओल्ड मैन माँ मुस्कुराया, लेकिन हमारे लिए ये अच्छी बात है। इतने ताकतवर साथी के साथ हमें इन्वेडिंग स्पेल वॉरियर्स से डरने की जरूरत नहीं। ये भी सही है, गंजे आदमी ने सिर हिलाया, फिर अचानक भौहें सिकोड़ते हुए बोला, वैसे ये नीली फ्लेम्स मैंने पहले कभी नहीं देखी, और वो सुनहरी लाइटनिंग, उसके बारे में मैंने कहीं सुना तो है लेकिन याद नहीं आ रहा। ब्रदर माँ, क्या आपको कुछ पता है? ओल्ड मैन माँ कुछ देर सोचता रहा और उसके अंदर हल्की ठंडक दौड़ गई। नहीं, मैंने भी पहली बार ही सुनहरी लाइटनिंग देखी है।
ये टेक्निक इतनी तेज और खतरनाक है कि लगभग बिना शरीर वाली नेसेंट सोल भी इससे बच नहीं पाई। गंजे आदमी ने बात टालते हुए कहा, छोड़ो, फ्री कल्टीवेटर हान चाहे कैसी भी एबिलिटीज कल्टीवेट करते हों, हमारे लिए ये किस्मत की बात है। अभी हमें कल की बातों पर ध्यान देना चाहिए। ओल्ड मैन माँ चौंक गया। कल की बातें? क्या मतलब? गंजे आदमी की आंखों में ठंडी चमक आई और वो दबे स्वर में बोला, जब मूलान ने फॉर्मेशन तोड़ने के लिए जासूस भेजा है तो क्यों ना हम उन्हीं की चाल उन्हीं पर आजमाएं? ओल्ड मैन माँ को तुरंत बात समझ में आ गई। ब्रदर लू, तुम्हारा मतलब? बहुत आसान है, हम बस। दोनों ने फुसफुसाकर बात करनी शुरू कर दी और उनकी धीमी आवाज हॉल में गूंजती रही। कुछ ही देर बाद गंजा आदमी जोर से हंस पड़ा, जैसे अपनी ही योजना की चालाकी पर खुश हो। दूसरे दिन दोपहर को जब जलता हुआ सूरज ठीक आसमान के बीच में था, तब युद्ध के बड़े बड़े ड्रम्स की गूंज चारों तरफ फैल गई। स्पेल वॉरियर आर्मी धीरे धीरे क्षितिज से आगे बढ़ी और इस बार उनके बीच में एक बेहद विशाल मॉन्स्टर भी था। पहली नज़र में वो एक विशाल राइनो जैसा दिख रहा था, जिसे कई गुना बड़ा कर दिया गया हो। उसकी नाक पर चमकता हुआ नीला हॉर्न था जो 3 मीटर से भी लंबा था। उसका विशाल शरीर चमकदार काले बैटल आर्मर से ढका हुआ था, जिस पर टैलिस्मन कैरेक्टर्स तैर रहे थे। साफ दिख रहा था कि वो आर्मर बेहद कीमती था। इतना बड़ा होने के बावजूद उसके चारों पैर नीले बादलों पर चल रहे थे और उसकी चाल हैरानी से भरी फुर्तीली थी, जरा भी भारीपन नहीं। उस मॉन्स्टर पर एक औरत बैठी थी, जवानी में कदम रख चुकी एक खूबसूरत महिला। उसके पैर नंगे थे, चेहरा नाजुक था, लेकिन उसकी आंखों से हल्की सी दुश्मनी झलक रही थी। उसने साधारण और छोटी डार्क ग्रीन रोब्स पहन रखी थीं। कू याओ और वो दुबला पतला स्पेल वॉरियर उस विशाल बीस्ट के पास पास चल रहे थे, जैसे उस औरत को सम्मान दे रहे हों। ही येलो ड्रैगन माउंटेन्स के पास पहुंचने से पहले ही हरे कपड़ों वाली औरत ने हैरानी से आवाज निकाली। कू याओ ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? मास्टर ले ने कुछ महसूस किया? उसके चेहरे पर अजीब सा भाव आया और वो धीरे से बोली, हाँ, कुछ गड़बड़ है। दुबले स्पेल वॉरियर का चेहरा सख्त हो गया। क्या प्लान में बदलाव हुआ है? क्या वो आदमी फेल हो गया? जरूरी नहीं, औरत ने ठंडे लहजे में कहा। तुम दोनों आगे जाकर देखो। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर ली और चुप हो गई। कू याओ और दुबले स्पेल वॉरियर ने एक दूसरे को देखा और अपनी स्पिरिचुअल सेंस आगे फैलाई। थोड़ी ही देर में दोनों के चेहरे पर हैरानी छा गई। कू याओ ने उलझन में कहा, यह क्या हो रहा है? मिस्ट तो पूरी तरह हट चुकी है। हमने तो तय किया था कि रिस्ट्रिक्शन हमरा शुरू होने के बीच में टूटेगा ताकि हम सारे कल्टीवेटर्स को खत्म कर सकें। फिर ये अचानक कैसे गायब हो गया? दुबले स्पेल वॉरियर ने झिझकते हुए कहा, मुझे नहीं पता, पहले आगे बढ़कर ठीक से देख लेते हैं, फिर फैसला करेंगे। औरत चुप ही रही, इसलिए स्पेल वॉरियर आर्मी आगे बढ़ती रही, लेकिन दुबले स्पेल वॉरियर की चेतावनी की वजह से पूरी सेना ज़्यादा सतर्क थी। कल वाली जगह तक पहुंचने तक कुछ भी अजीब नहीं हुआ। वो अनंतहीन डार्क ग्रीन मिस्ट अब पूरी तरह गायब थी और सामने पहाड़ और हर चोटी पर बने ये प्लेटफॉर्म साफ दिख रहे थे। लेकिन वो खूबसूरत इमारतें अब टूटी फूटी और जली हुई थीं। कुछ से अभी भी धुआं निकल रहा था। पूरे पहाड़ों में सन्नाटा था और कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। नज़ारा बेहद वीरान और दुखद लग रहा था। स्पेल वॉरियर आर्मी 2 हिस्सों में बट गई और हरे कपड़ों वाली औरत धीरे धीरे अपने बीस्ट को आगे ले आई। सैनिकों ने उसे सम्मान से देखा और शोर शराबा नहीं किया। कू याओ और वो दुबला स्पेल वॉरियर उसके पीछे चल रहे थे। औरत ने सामने के दृश्य को ध्यान से देखा। कुछ देर बाद उसने अपने बाल पीछे किए और होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। दुबले स्पेल वॉरियर ने बोला, ठीक नहीं है, मिस्ट तो हट गई है, लेकिन अभी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। मेरी स्पिरिचुअल सेंस आगे नहीं जा पा रही। कू याओ ने कहा, हाँ, जो हम देख रहे हैं शायद वो सिर्फ इल्यूजन हो। अगर वो आदमी सच में कामयाब हुआ होता तो अब तक हमारे साथ आ चुका होता। औरत ने ठंडे स्वर में कहा, तो क्या हम यहाँ बस खड़े रहें और कुछ ना करें? बिल्कुल नहीं, दुबले स्पेल वॉरियर ने जवाब दिया। हमें बस ज़्यादा सावधान होना होगा। मुमकिन है वो आदमी आधा काम करके खुद बचकर निकल गया हो और बाकी कल्टीवेटर्स इस जगह को छोड़कर पीछे हट गए हों।